हरित क्रांति ने भारतीय कृषि को नए आयाम दिए। क्रांतिकारी प्रयासों द्वारा पैदावार को बढ़ाना ही हरित क्रांति कहलाता है। इसे स्पष्ट करते हुए जॉर्ज हरर कहते हैं कि हरित क्रांति शब्द का प्रयोग पिछले दशकों में कुछ देशों जैसे भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका व फिलीपींस आदि में खाद्यान्नों के उत्पादन में होने वाली अप्रत्याशित वृद्धि के लिए किया जाता है। इस क्रांति का मुख्य आधार नवीन व अधिक उपज देने वाले बीजों का प्रयोग है, जिनसे किसान 3 से 4 गुना अधिक पैदावार कर सका है। न सिर्फ हरित क्रांति असफल रही है, बल्कि इन्होंने भारतीय कृषि को प्रगति का नया आधार भी दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जहां कृषि वैज्ञानिक प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग ने हरित क्रांति का सूत्रपात किया था, वहीं भारत में इसका जनक कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन को माना जाता। वैसे इसके प्रेरणा स्रोत थे भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा देकर यह संदेश दिया था कि देश की सुरक्षा हमारे जवान सुनिश्चित करें और खाद्यान्न सुरक्षा देश के किसान सुनिश्चित करें। ऐसा होने पर ही देश शक्तिशाली और आत्मनिर्भर बन सकेगा। इस प्रकार हम स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को देश में हरित क्रांति का प्रेरणाता कह सकते हैं। उन्होंने देश की आत्मा को पहचान कर इस क्रांति का आह्वान किया था, जिसके सूत्रधार बने भारतीय कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर MS स्वामीनाथन। भारत में हरित क्रांति का आगाज वर्ष 1966-67 के दौरान हुआ। उस समय भारतीय कृषि से जुड़ी तत्कालीन परिस्थितियां यह मांग कर रही थी कि भारतीय कृषि को प्रोत्साहित कर उसमें नवीन संचार लाया जाए। यह एक मुश्किल भरा समय था, जिसमें खाद्यान्न संकट और निर्धनता की पदचापें साफ सुनाई दे रही थी। किसान अपनी बदहाली से नहीं उबर पा रहा, तो कृषि के तौर तरीके भी निहायत परंपरागत थे। भारत में भूखमरी की समस्या भी सिर उठा रही थी। इन हालातों को बदलने के लिए क्रांति की तो आवश्यकता थी ही, जो कि हरित क्रांति के रूप में सामने आई, तथा जिसने कृषि क्षेत्र को एक नया संस्पर्श देकर देश के सूरत हाल को बदलने का काम किया। इसीलिए इसे कृषि जगत की एक महत्वपूर्ण घटना माना गया। हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य था कृषि उत्पादकता को बढ़ाना। साथ ही इसके तहत ऐसे उपाय भी सुनिश्चित किए गए जिससे परंपरागत उत्पादन तकनीक में संरचनात्मक बदलाव लाया जा सके। उपज बढ़ाने के लिए सर्वप्रथम बीजों के उन उन्नत प्रजातियों का प्रयोग किया गया जो अधिक उपज देने में सक्षम होती हैं। विशेष रूप से गेहूं, धान, बाजरा, मक्का और ज्वार की अधिक पैदावार के लिए उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग किया गया और इसके सकारात्मक परिणाम भी सामने आए। हरित क्रांति के तहत सुधरे हुए बीजों की आपूर्ति पर भी ध्यान दिया गया और यह जिम्मेदारी राष्ट्रीय बीज निगम, राज्य बीज निगम व भारतीय राज्य फार्म निगम ने निभाई। यह सिर्फ प्रमाणित बीजों के उत्पादन पर विशेष रूप से ध्यान दिया गया, बल्कि इनके वितरण को भी प्रोत्साहित किया गया। इसी क्रम में जहां उपज बढ़ाने के लिए रासायनिक खादों और उर्वरकों के प्रयोग को बढ़ावा दिया गया, वहीं मिट्टी का परीक्षण करने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रयोगशालाएं स्थापित की गई। इसके भी माकूल नतीजे सामने आए, क्योंकि इससे यह सुनिश्चित हुआ कि किस मिट्टी में कितनी व किस प्रकार की खादों और बीजों का प्रयोग किया जाए। उपज में वृद्धि तथा कृषि क्षेत्र में संरचनात्मक सुधारों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से जहां अनुसंधानशालाओं का बंदोबस्त किया गया, वहीं नए कृषि विश्वविद्यालय भी खोले गए। शोध कार्यों को दिशा देने में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसी क्रम में सिंचाई योजनाओं को विस्तार दिया गया। ऐसे प्रयास तेज किए जिनसे अच्छी सिंचाई व्यवस्था का संजाल स्थापित हो सके। सिंचाई को ध्यान में रखकर जहाँ बड़े बड़े बांध बनाए गए, वहीं छोटी बड़ी नहरों को काटकर पानी उपलब्ध करवाने के प्रयास किए गए। कुओं तथा तालाबों के विस्तार को बढ़ाया गया। इस बात की तरफ विशेष ध्यान दिया गया कि सिंचाई का लाभ छोटे किसानों को मिल सके। सिंचाई की सुविधाएं बढ़ाने की दृष्टि से ही जल संरक्षण कार्यक्रमों में तेजी लाई गई। उपज को बढ़ाने की दृष्टि से हरित क्रांति के तहत वर्ष 1967-68 में बहुफसली योजनाएं शुरू की गई। इसका उद्देश्य था एक वर्ष में 2-3 फसलें उगाना, यानी कम समय में पकने वाली फसलों को उपज बढ़ाई गई, पौध संरक्षित रहे। इस ध्यान में रखकर दवाओं के छिड़काव आदि की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। कीटों के विनाश के लिए कीटनाशकों के प्रयोग को बढ़ाया गया। जहां बीजों को सुरक्षित रखने की विधियां विकसित की गई, वहीं फसलों को क्षति पहुंचाने वाले टिड्डी दलों के खिलाफ भी अभियान छेड़ा गया। खरपतवारों को नष्ट करने की वैज्ञानिक विधियां विकसित की गई। इतना ही नहीं, भूमि संरक्षण की दिशा में भी विशेष ध्यान दिया गया, ताकि उन कारकों को प्रभावहीन किया जा सके जो कि भूमि की उर्वरा शक्ति को क्षति पहुंचाते हैं। भूमि संरक्षण कार्यक्रमों के तहत उन जमीनों की ओर ध्यान केंद्रित किया गया जो अनुपजाऊ या बंजर है। इन्हें कृषि योग्य भूमि में परिवर्तित करने के प्रयास किए गए। हरित क्रांति के तहत परंपरागत खेती में संरचनात्मक बदलाव लाने के उद्देश्य से उन्नतिशील कृषि उपकरणों के प्रयोग को वरीयता दी गई। नई मशीनों व उपकरणों के इस्तेमाल पर जोर दिया गया ताकि उत्पादकता में वृद्धि लाई जा सके। उपकरणों के इस्तेमाल से जहां समय की बचत हुई, वहीं उपज भी बढ़ी। मड़ाई कटाई जैसे कामों में सहूलियत भी रही। कृषि कार्यों में थ्रेसर, ट्रैक्टर, क्रेन क्रशर, हार्वेस्टर तथा
पंपिंग सेटों से प्रोत्साहित किया गया, जिससे जहां कृषि के परंपरागत संरचनात्मक ढांचे में बदलाव आया, वहीं उपज भी बढ़ी। कृषि को वैज्ञानिक व मशीनी संस्पर्श मिला। इस क्रम में तकनीक को भी प्रोत्साहित किया गया और तकनीकी व्यक्तियों में व्यवसायिक कौशल को विकसित करने के उद्देश्य से कृषि सेवा केंद्र स्थापित करने की योजना लागू की गई। अच्छी कृषि के लिए लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाने लगा। हरित क्रांति के तहत किसानों की आर्थिक स्थिति में सुधार लाने की तरफ विशेष ध्यान दिया गया। यह तभी संभव था जब किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिले। इस बात को ध्यान में रखकर कृषकों को उचित मूल्य की गारंटी प्रदान की गई। इसके लिए कृषि लागत एवं कीमत आयोग की स्थापना की गई और उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई। उपज की सही कीमत किसानों को दिलवाने के लिए सरकारी खरीद मूल्य तय किए जाने लगे। किसानों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाने लगी ताकि वे अच्छे किस्म बीजों की उर्वरकों, कीटनाशकों, दवाओं, मशीनों व उपकरण आदि का बंदोबस्त कर सके। इसी के साथ किसानों को न सिर्फ विपणन व भंडारण की समुचित सुविधाएं उपलब्ध करवाएगी, बल्कि परिवहन की सुविधाओं को ध्यान में रखकर गांवों को सड़कों के द्वारा शहरों से जोड़ा गया ताकि माल समय से मंडी तक पहुंच सके। कृषि क्षेत्र के लिए ऊर्जा की जरूरतों को ध्यान में रखकर गांव में विद्युतीकरण के कार्यक्रमों को गति प्रदान की गई। किसानों को किफायती दरों पर बिजली उपलब्ध करवाने के प्रयास किए गए। इन बातों के सकारात्मक परिणाम सामने आए और जहां उपज में वृद्धि हुई, वहीं देश की परंपरागत कृषि में बदलाव भी देखने को मिले। धन्यवाद।